नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागर फ्री अड्डा पे स्वागत है। आज हम आपसे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसका कैसे विकास हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं जो प्रमुख है, ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, पंचायत समिति क्या होता है, पंचायत में कैसे आरक्षण मिलता है, उसकी समय अवधि क्या है, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए पंचायत में भाग लेने के लिए, उसका चुनाव कौन कराता है और चुनाव कैसे होता है, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत एक शब्द है, उस पंचायत शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पंचायत दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच धन आयत। पंच का मतलब होता है 5 लोगों का समूह या परिषद। आयत का मतलब होता है विकास। और कैसा विकास, तो सभी दिशाओं से इसका विकास होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत है, पंचायत का मतलब है 5 लोगों का समूह और वह सभी दिशाओं से उसका विकास करते हैं, उसी को हम पंचायत कहते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था का अगर हम उसका अर्थ निकालें तो पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि पंचायती राज व्यवस्था एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात शासन की शक्तियों और निर्णय को केंद्र से निकालकर स्थानीय स्तरों जैसे ग्राम पंचायत तक हस्तांतरित करना, ताकि ग्रामीण जनता या लोगों को अपने स्थानीय विकास प्रशासन में सीधे भागीदारी देने की बात की गई है, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके, जिससे सरकार अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और प्रभावी बने। इसके कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात पंचायती राज व्यवस्था क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। यह होता भी है। जैसे अगर यह केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार यह गांव है, तो सीधे यहां पे प्रशासन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर यहां से कोई भी अगर यहां पे वो प्रशासन करेगा तो पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हो सकता है। जबकि यहां पे गांव है और गांव के लोगों को इस प्रशासन में सहभागी बनाने की बात की गई है, ताकि अपनी गांव के समस्या को वह जानता है कि हमारे गांव में कौन कौन सी समस्या है, उस समस्या का समाधान वह क्या करे, स्वयं कर सके। इसीलिए इसको बोला गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अर्थात विकास कहां से होगा, विकास नीचे से होगा, नीचे से ऊपर की होगा, न कि ऊपर से नीचे की ओर होगा। इसके कहने का मतलब है कि केंद्र से गांव के तरफ विकास नहीं होगा, गांव से केंद्र की ओर विकास होगा। अर्थात गांव के लोगों को शासन में भाग लेने का एक तरीका है, उस तरीका से वो क्या होगा, भाग लेगा और भाग लेने के बाद अपने गांव के जितनी भी समस्या है, सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, उस सारी समस्याओं का क्या करेगा, समाधान करेगा। या छोटे मोटे जो भी झगड़े हो सकते हैं उसका भी समाधान कौन करता है, ग्राम पंचायत करता है। यह भी होता है कि जितने भी भारत सरकार या राज्य सरकार की जो योजना लागू होती है, उस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए ग्राम प्रधान अर्थात पंचायती राज व्यवस्था से जो ग्राम प्रधान होता है वह इसको लागू करता है, ताकि गांव के गरीब, बुजुर्ग, महिला, विधवा उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ यही है कि शासन या प्रशासन में गांव के लोगों को भाग लेने का एक माध्यम है, जिससे गांव का विकास हो सके
और वह विकास हो सके जो वहां की समस्याओं का वह समाधान कर सके, क्योंकि वहां की समस्या को वह पूर्ण रूप से जानता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का कैसे कैसे विकास हुआ है। अब विकास कैसे हुआ है इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। अब देखिए, विकास की बात हम करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में कैसे कैसे विकास हुआ है। तो पहले हम प्राचीन भारत से लेंगे कि प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन जो होता था वो कैसे होता था। तो देखिए, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन जैसे वैदिक काल में अगर हम आते हैं तो वैदिक काल में ग्राम पंचायत कैसा था, ग्राम सभा होती थी, उसको ग्राम सभा के नाम से बोला जाता था। महाजनपद काल में आएंगे तो महाजनपद काल में ग्राम सभा को निकाय बोला जाता था। जबकि चोल काल में अगर हम आते हैं तो चोल काल में ग्राम सभा को सभा या उर कहा जाता था। इसका मतलब है कि वैदिक काल में ग्राम सभा, महाजनपद काल में निकाय, चोल काल में सभा या उर होता था। और यह स्थानीय स्तर के सभी सार्वजनिक कार्यों को, जितना भी गांव का जितना भी सार्वजनिक कार्य होता था वो सबको क्या करता था, देखता था, जिसे उस समुदाय आधारित लोकतांत्रिक क्या व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित हुई। अर्थात जन भागीदारी का मतलब है कि सभी लोगों का इसमें सहयोग बना और सहयोग से आधारित क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिससे आधुनिक, ध्यान रखिएगा, जिससे अगर हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो जिससे क्या हुआ, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी है। कहने का मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था के विकास की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था के विकास में सबसे पहले अगर देखें प्राचीन भारत से हम इसका इतिहास उठाते हैं तो सॉरी, वैदिक काल में ग्राम सभा होता था, महाजनपद काल में निकाय के नाम से जाना जाता था, चोल काल में सभा या उर के नाम से जाना जाता था, जिसकी वजह से सार्वजनिक कार्यों का क्या हुआ था, वो सभी लोग उसमें देखते थे और एक समुदाय आधारित लोकतांत्रिक का निर्माण हुआ। और वही व्यवस्था कहीं न कहीं जो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की क्या बना, एक नींव बना है। ठीक है, तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई है। अगर देखते हैं कि इसके बाद अगर देखेंगे आप अंग्रेजी शासन काल में, तो अंग्रेजी शासन काल में भी क्या हुआ, सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया था। अब इसको हम आगे बता रहे हैं। अब जब पंचायती राज व्यवस्था का जो प्राचीन काल में जो विकास हुआ है उसके बाद से अब देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का अंग्रेजी के शासनकाल में, अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल में इसका कैसे विकास हुआ और इसको लागू करने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के कारण ही लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और यहां से क्वेश्चन को बनता है, ध्यान रखिएगा, कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किसने लागू किया था। तो लॉर्ड रिपन ने कब लागू किया था, 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया था। या यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कि
पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। तो घुमा फिरा करके यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे, इसके बाद 1920 में, ध्यान रखिएगा, सॉरी 1907 में, इसके बाद 1907 में शाही आयोग बना। ठीक, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का परीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए शाही आयोग बना, अर्थात 1907 में शाही आयोग बना। ठीक, और यह शाही आयोग ने सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था पर कानून बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड रिपन ने 1882 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, इसीलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे चलता गया तो कुछ समय बीतने के बाद सॉरी 1907 में शाही आयोग बनाया गया और शाही आयोग से कहा गया कि आप जो है पंचायती राज व्यवस्था का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसमें क्या बदलाव हो सकता है। उसने जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट दिया, उसमें कहा, कौन रिपोर्ट दिया? शाही आयोग ने। तो शाही आयोग ने जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था पर क्या बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह शाही आयोग ने क्या किया? सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था पर कानून बनना चाहिए। सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था पर कानून बनना चाहिए। ठीक है, तो कानून बनना चाहिए यह किसने कहा है? तो शाही आयोग ने। कब कहा है? 1907 ईस्वी में। ठीक है, जो 1920 ईस्वी में ध्यान रखिएगा, इसके बाद आता है 1920 ईस्वी में। ठीक, 1920 ईस्वी में अधिनियम बनाकर किसे? जो शाही आयोग 1907 ईस्वी में बनाया गया था और उसने रिपोर्ट दिया कि ऐसा है कि पंचायती राज व्यवस्था पर कानून बनना चाहिए, तो वही जो है 1920 में एक अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम बनाकर, ठीक है, अधिनियम बनाकर संयुक्त प्रांत, अधिनियम बनाकर इसे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जो आज के डेट में क्या है? उत्तर प्रदेश है। पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, संयुक्त प्रांत। ठीक, मध्य प्रदेश, मद्रास, मद्रास, उड़ीसा, में लागू किया गया। लागू क्या किया?
लागू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1920 ईस्वी में अधिनियम बनाया गया। किसपे? पंचायती राज व्यवस्था पे अधिनियम बनाकर इसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा में लागू किया गया। अब जो है इसके बाद अगर देखते हैं आजादी के बाद, ध्यान रखिएगा, इसी के बाद जो है आजादी के बाद अगर आते हैं हम, तो आजादी के बाद आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, शाही आयोग जो 1920 में कानून बना, अधिनियम बनाकर उसे कुछ प्रांतों में लागू किया गया, तो धीरे धीरे हम चलते गए और आगे आने के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, अर्थात आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। ठीक सॉरी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। और ध्यान रखिएगा यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यह अमेरिका, चाहे ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसे अमेरिका से लिया गया है, इसे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। और यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत की गई है? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, जब 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया, तो धीरे धीरे चलते गए और इसी के बाद जो है क्या कर दिया गया? तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच पड़ताल करने के लिए, ध्यान रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच पड़ताल करने के लिए, अर्थात ऐसे लिखिए, अगर देखें तो इसका इसका जांच पड़ताल करने के लिए जांच पड़ताल करने के लिए 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ध्यान रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच पड़ताल करने के लिए 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ठीक, और इस समिति क्या किया कि जांच पड़ताल करके, ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता जो समिति बनाई गई थी, यह समिति ने जांच पड़ताल करने के बाद, कौन सी समिति ने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट दिया। और उस रिपोर्ट में यह अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। व्यवस्था की बात की। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कुछ समय के बाद अर्थात 1956 ईस्वी में सरकार ने बलवंत राय मेहता एक समिति बनाई। उस समिति को कहा गया कि आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच पड़ताल करें। तो उसने जांच पड़ताल करने के बाद यह कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में लागू करना चाहिए। यह बात उन्होंने कहा था। अब त्रिपंचायती राज व्यवस्था क्या है, इस विषय में हम जानेंगे। और यहां से क्वेश्चन बनता है, खूब ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी? 1956 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच पड़ताल करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो घुमा फिरा कर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। सॉरी, अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है? त्रिस्तरीय में ध्यान रखिएगा 3 स्तर की बात की गई है। तीन स्तर में आप देखेंगे कि ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत, या पंचायत समिति। पंचायत समिति, ठीक। जिला स्तर पे, जिला स्तर पर अध्यक्ष या जिला परिषद, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। और कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की? तो ग्राम स्तर पे ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद। ग्राम स्तर पे जो ग्राम सभा का जो मुखिया होता था या ग्राम प्रधान होता था, इसे बोलते थे मुखिया या ग्राम प्रधान, ठीक। जबकि पंचायत समिति में कौन मुखिया होता है? तो प्रमुख होता है। जिला परिषद में क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इस तरीके से सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच पड़ताल करने के लिए बनाया गया था।
और उसने अपना रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में यह कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया जाए। और कौन त्रिस्तरीय का मतलब क्या है कि ग्राम स्तर पे ग्राम सभा जिसमें मुखिया या ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति जिसमें प्रमुख कौन होता है, प्रमुख होता है जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, जिला स्तर पे जिला परिषद होता है जिसका अध्यक्ष प्रमुख होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विकास किया गया था। अब हम आते हैं कि ग्राम स्तर पे जो ग्राम सभा होता है उस ग्राम सभा का जो मुखिया या ग्राम प्रधान होता है उसका क्या कार्य होता है, पंचायत समिति का क्या कार्य होता है, अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। अब देखिए ग्राम प्रधान के क्या कार्य होते हैं, ठीक है, क्या क्या वो गांव में काम कर सकता है उस विषय में हम आपसे बात करेंगे। जैसे सरकारी योजनाओं को लागू करना, सरकारी योजनाओं को लागू करना, लागू करना, ठीक है, बुनियादी सुविधाएं, ध्यान रखिएगा, सरकार ग्राम प्रधान का ग्राम प्रधान का क्या क्या कार्य होता है, तो सरकारी योजनाओं को लागू करना उसका काम होता है, बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, पानी, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, साफ सफाई, साफ सफाई अर्थात स्वच्छता, ठीक है, बिजली, बिजली पर ध्यान देता है, पर ध्यान देना। इसके बाद से आता है आपका ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना, ठीक है। इसके बाद से कौन सा काम आता है, ग्रामीणों ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना और उसकी अध्यक्षता करना, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना और उसकी अध्यक्षता करना। अर्थात जब कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो ग्राम सभा का जो प्रधान होता है, प्रधान क्या करता है, बैठक करता है, उसकी अध्यक्षता करता है और सबकी समस्याओं को सुनता है और उसके समाधान करने का प्रयास करता है। या यूं कह सकते हैं यहां भी कि छोटी मोटी झगड़ों को भी क्या करता है, सुलझाता है। तो छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाता है, स्कूल,
ध्यान रखिएगा, स्कूल और स्वास्थ्य, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पेंशन, पेंशन, राशन कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा, जिसे कुछ अभी हाल फिलहाल में मनरेगा को जी राम जी नाम दिया गया है। जी राम जी मनरेगा जैसी योजनाओं को योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाना, ग्रामीणों तक पहुंचाना। ध्यान दीजिएगा, ग्राम प्रधान के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, या अभी और भी है, अभी देख रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं को लागू करना, अर्थात भारत सरकार या राज्य सरकार की जितनी भी योजना हो सकती है वो ग्राम प्रधान क्या करता है, गांव के लोगों के लिए लागू करता है। और जितनी भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं जो गांव के लोगों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो है पूरा करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए सड़क का निर्माण करता है, नाली बनवाता है, पानी की व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, तथा साफ सफाई स्वच्छता की भी व्यवस्था करता है। बिजली पर भी ध्यान देता है कौन, ग्राम प्रधान, उसका कार्य है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनता भी है और उसका समाधान करता है। अर्थात जितने भी छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं या कुछ समस्या हो सकती है, उस समस्या का क्या करता है, ग्राम प्रधान सुनता है और उसका समाधान करता है। ग्राम सभा की बैठक भी करता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। उसी अध्यक्षता में वह गांव के लोगों की समस्याओं को सुनता है और उसको सुलझाने का प्रयास भी करता है। गांव में स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर बनाने की भी कोशिश करता है। ठीक, सरकार के द्वारा, अर्थात भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको भी गांव के लोगों को व्यवस्था की जाती है ताकि सबको जो है सुविधा मिल सके। पेंशन, अर्थात पेंशन का मतलब है विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से आती है वो क्या करता है, सबको जो है लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करता है, गांव के लोगों को। राशन कार्ड भी देता है, या मनरेगा, जिसे वर्तमान में जी राम जी नाम दिया गया है, जितनी भी ग्रामीण योजनाओं के जो लाभ होता है ये लाभ पहुंचाने के लिए काम करता है। ठीक है, कौन, ग्राम प्रधान। ठीक, इसके बाद से गरीबों
गरीबों, विधवाओं, गरीबों, विधवाओं और बुजुर्गों गरीबों, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म या मृत्यु मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी स्थानीय दस्तावेज, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी स्थानीय दस्तावेज बनाने में या बनवाने में मदद करता है। ठीक है। पंचायत में पंचायत के वित्तीय, ध्यान रखिएगा, पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड बनाए रखना और उनका विवरण प्रस्तुत करना होता है। कहने का मतलब है ग्राम प्रधान के जितने भी कार्य हैं यहाँ पे गरीबों, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा हो सकता है उसको सुनिश्चित करता है। ठीक। जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी स्थानीय जितने भी दस्तावेज होते हैं उसको बनवाने में मदद करता है। पंचायत के वित्तीय, ध्यान रखिएगा, वित्तीय का मतलब है जो पंचायत के लिए धन आवंटित किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उस धन का कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ठीक, और उससे जितना भी खर्च हुआ है वो कितना उससे काम हुआ है, अर्थात वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी रखता है और उसका विवरण प्रस्तुत करता है सरकार के सामने। तो इस तरीके से ग्राम प्रधान के कार्य होते हैं। अब हम आते हैं जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो उसका क्या कार्य होता है उसको हम देख रहे हैं। पंचायत समिति के कार्य, पंचायत समिति के कार्य। अब पंचायत समिति का कार्य यह है, ध्यान रखिएगा, कि अब ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक पुल का काम करता है। अर्थात अगर यह, ध्यान रखिएगा, यह गांव है, ग्राम पंचायत है, यह जिला है, तो इन दोनों के बीच में पुल का काम करता है। ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ की समस्याओं को यह सुनता है, ठीक, और यहाँ से
यहां तक पहुंचाता है, फिर यहां से किसी योजना को सुनता है, समझता है और यहां तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच पुल का काम करता है। ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति का जो कार्य है, तो कार्य क्या है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच पुल का काम करता है। अर्थात ग्राम पंचायत के समस्या या किसी भी चीज को सुनता है और जिला परिषद पर ले जाकर के उसे बताता है। वहां से कुछ योजना लागू होती है तो उसको ले आकर के ग्राम प्रधान को बताता है, जिससे गांव का विकास होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब जो है आप देखेंगे कि जिला पंचायत का क्या कार्य है। जिला पंचायत या जिला परिषद के कार्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजना बनाना, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजना बनाना और उसे लागू करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, स्वच्छता आदि। कहने का मतलब है कि जिला परिषद के जो कार्य होते हैं, जितने भी उस जिले में गांव होता है, उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाता है और उस योजना को लागू भी करता है। बनाने के बाद उसे क्या करता है, लागू करता है। और कौन कौन सी योजना हो सकती है, जैसे शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़क जो है, पानी से अर्थात स्वच्छता से, जितने भी यह चीजें होती हैं उसको क्या करता है, योजना बनाता है कि कैसे लागू किया जाए और लागू करता है और उसका विकास करता है। कहाँ के, तो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण के। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम प्रधान के, ब्लॉक प्रमुख के और जिला परिषद की जो कार्य हैं आपके सामने दिया गया है। अब हम आते हैं अगले इसके, अर्थात विकास की जो अगली कड़ी है, उस पर हम आ रहे हैं। अभी तक चल रहा था आपका कि बलवंत राय मेहता ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, उनके विषय में बात चल रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं बलवंत राय मेहता के बाद वाले कि कैसे इसका विकास हुआ है। बलवंत राय मेहता का ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता के सिफारिश को सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने 1958 ईस्वी में स्वीकार किया और
ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या बात हुआ था, तो ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे उन्होंने बात किया था। जब ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे बात किया गया तो बलवंत राय मेहता जो सिफारिश की थी उस सिफारिश को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या कर लिया, स्वीकार लिया, मान लिया। अब कब स्वीकारा, 1958 ईस्वी में। स्वीकार करने के बाद उसे कहां लागू किया गया, स्वीकार कर लिया और 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, उस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के बाद 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। अब कैसे क्वेश्चन बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने किया है, कौन सी समिति ने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने बात किया है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई, 1956 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को कब स्वीकार किया गया, 1958 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के बाद पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहां लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला से। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। अब इसके बाद कहां कहां लागू किया गया है, तो इसके बाद ध्यान रखेंगे, इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात में लागू किया गया। गुजरात में लागू किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया, कौन सी, तो पंचायती राज व्यवस्था को। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात में लागू किया गया। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति तो अब लागू हो गया, चलने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, सॉरी, अब देखिए 1977 में अर्थात बलवंत राय मेहता समिति के बाद, इसके बाद 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने एक समिति बनाई। और किस लिए समिति बनाई, तो पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए।
1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने, और यह सरकार ने, चाहे ऐसे कह सकते हैं कि इस सरकार ने इस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति बनाई। जांच पड़ताल करने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई। अशोक मेहता समिति बनाई। कौन सी समिति बनाई? अशोक मेहता समिति बनाई गई। कब बनाई गई? 1977 ईस्वी में। कौन सी सरकार बनाई थी? तो जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए बनाई थी। ठीक है, बनाई। और यह अशोक मेहता समिति जब बनाई गई तो इसने जांच पड़ताल करने के बाद, ध्यान रखिएगा, 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार ने क्या किया कि पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई। अशोक मेहता समिति जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में लागू करनी चाहिए। अपना रिपोर्ट दिया। कब रिपोर्ट दिया था? 1978 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा, अपना रिपोर्ट दिया 1978 ईस्वी में और कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति बनाई। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल करने के बाद उसने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में यह बात कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में लागू करना चाहिए। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में लागू करना चाहिए। यह अपना रिपोर्ट दिया, न कि लागू किया गया। ध्यान रखिएगा। अब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पहले इसको हम समझ लें। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने किया था? तो अशोक समिति ने। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा लोगों को, कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी? तो 1956 ईस्वी में बनाई गई थी। उसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1958 ईस्वी में दिया था। और इस रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 1959 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए
फिर एक समिति बैठा दी। उस समिति ने जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल करने के बाद उसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में न किया जाए बल्कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया जाए। अर्थात तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने। ठीक, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय का मतलब है जिला परिषद, और दूसरा आपका मंडल पंचायत। ठीक, तो द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किसने बात की थी? तो अशोक मेहता समिति ने, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक, और कुछ और भी साथ में, ध्यान रखिएगा, इसके साथ में कुछ और भी सुझाव दिया था। अर्थात द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिला परिषद मंडल पंचायत की बात की किसने? तो अशोक मेहता समिति ने। और इसके साथ में इसके साथ में कुछ सुझाव दिया। ठीक, अब वह सुझाव क्या दिया था इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। तो सुझाव क्या क्या दिया था, ध्यान रखिएगा। सुझाव क्या दिया कि पंचायत में, सुझाव जो दिया उसको मैं बता रहा हूं। पंचायत में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो। राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, उसके बाद कहा कि राज्य वित्त आयोग बनाने की सिफारिश की। ठीक, उसके बाद कहा कि एससी तथा एसटी को उसके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। ठीक है, इसके बाद कहा कि राज्य स्तर पर पंचायती व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था पर मंत्री की नियुक्ति की जाए। मंत्री की नियुक्ति की जाए। ध्यान रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने किया था? तो अशोक मेहता समिति ने किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कहा कि जिला परिषद और मंडल पंचायत होनी चाहिए। साथ में कुछ सुझाव भी दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था में यह पॉइंट जो है उसके लिए सुझाव था। कौन कौन सा था? कि पंचायत में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके कहने का मतलब है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी है उसको भी जो है ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने की व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित की जाए, यह बात कही थी।
राज्य वित्त आयोग बनाने की भी सिफारिश किया था। एससी एसटी को उसके जनसंख्या के आधार पर, अर्थात गांव के जो एससी एसटी हैं उनकी उस गांव में जितनी उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर उनको जो है आरक्षण दिए जाने की बात किया। उसके बाद से राज्य स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था पर एक मंत्री नियुक्त करने की बात की थी। ध्यान रखिएगा, चूंकि केंद्र सरकार में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित मंत्री होते हैं, जबकि राज्य स्तर पे उन्होंने यह कहा था कि राज्य स्तर पे भी क्या होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था में एक मंत्री नियुक्त होनी चाहिए। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात अशोक मेहता ने की और साथ में कुछ सुझाव दिया। सुझाव यह है, अब हम इसके बाद आते हैं कि क्या इसके सिफारिश को मान लिया गया कि नहीं मान लिया गया। तो सीधी सी बात है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने, उस समिति के सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगला, अर्थात इसी का कि अगले क्या हो रहा है। इस पर अभी विकास ही चल रहा है। ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का कैसे कैसे विकास हुआ है, कौन कौन सी समिति बनाई गई है, उस समिति ने क्या क्या अपना सुझाव दिया है, उसी सुझाव के आधार पे उसमें धीरे धीरे विकास होता गया है और अंततोगत्वा कौन सी समिति के सिफारिश को मान लिया गया है और अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अर्थात अशोक मेहता समिति के बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद 1985 ईस्वी में जी.वी.के. राव समिति बनाई गई। जी.वी.के. राव समिति बनाई गई। ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति के बाद 1985 ईस्वी में जी.वी.के. राव समिति बनाई गई और इस समिति ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार के संदर्भ में 1986 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया। और कहा कि नौकरशाही के भूमिका को, ध्यान रखिएगा, कहा कि नौकरशाही के भूमिका को पंचायतों से कम किया जाए। कम किया जाए और जिला परिषद के अधिकार को बढ़ा दिया जाए और जिला परिषद के अधिकार को बढ़ा दिया जाए या दे दिया जाए। ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति के बाद जी.वी.के. राव समिति बनाई गई।
जी.वी. के राव समिति कब बनाई गई? 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि जी.वी. के राव समिति कब बनाई गई? 1985 ईस्वी में। और जी.वी. के राव समिति किस लिए बनाई गई? तो इसलिए बनाई गई कि प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार के संदर्भ में बनाई गई। और इसने यह रिपोर्ट दिया कि पंचायती राज व्यवस्था से नौकरशाही की भूमिका को, ध्यान रखिएगा, नौकरशाही के भूमिका को कम किया जाए। इसने अपना रिपोर्ट दिया, कौन? जी.वी. के राव समिति ने, कि पंचायती राज व्यवस्था से नौकरशाही की भूमिका को कम किया जाए और जिला परिषद के अधिकार को बढ़ा दिया जाए या दे दिया जाए। ठीक, इस तरीके से यह बात की गई। इसके बाद 1986 ईस्वी में ही, ध्यान रखिएगा, इसी के बाद हम आते हैं इसके बाद 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी समिति बनाएगी। एल.एम. सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई। ध्यान रखिएगा, जी.वी. के राव समिति के बाद 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई और इसने पंचायती राज व्यवस्था, को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। ध्यान रखिएगा, एल.एम. सिंघवी जो समिति बनाई गई थी 1986 ईस्वी में, इसने यह कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। क्या की? संवैधानिक दर्जा देने की बात की। ठीक है, उसने यह कहा जब तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक इसका विकास नहीं होगा। बात की और कहा कि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक इसका विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा। कहने का मतलब है कि एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में बनाई गई और इसने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की और संवैधानिक दर्जा देने की बात की और कहा जब तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ठीक है, इस समिति के सिफारिश को लागू करने के लिए, ध्यान रखिएगा, किस समिति के? एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश को लागू करने के लिए 64वां संविधान संशोधन लाया गया। और कब लाया गया? 1989 ईस्वी में, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो एल.एम. सिंघवी समिति जो सिफारिश दिया था
कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। अब इस संवैधानिक दर्जा देने की बात की तो इस सिफारिश को कहीं न कहीं लागू करने की बात की गई थी। तो इस सिफारिश को, किस सिफारिश को? एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश को। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इस समिति के सिफारिश को, इस समिति के सिफारिश को एल.एम. सिंघवी के समिति के सिफारिश को लागू करने के लिए लागू करने के लिए 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। ध्यान रखिएगा कि एल.एम. सिंघवी समिति ने जो सिफारिश दिया था, कि सिफारिश यह किया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, और उसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ठीक है, इस समिति के सिफारिश को मान लिया गया और कहीं न कहीं इससे संबंधित 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लाया गया। ठीक है, 1989 में लाया गया, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो पाया, किसी कारणवश पारित नहीं हो पाया। ठीक है, ठीक इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1988 ईस्वी में, या यूं कह सकते हैं उसी समय, ठीक है, चूंकि 89 में लाया गया था, तो चूंकि इसके बाद अर्थात या यूं कह सकते हैं उसी समय 1988 ईस्वी में उसी दौरान कर दीजिएगा, उसी दौरान 1988 ईस्वी में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जिसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की, जिसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की और कहा ध्यान रखिएगा कि एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश को मान लिया गया और मानने के बाद 64वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। उसी दौरान ध्यान रखिए, 1988 ईस्वी में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति ने कौन? तो पी.के. थुंगन समिति ने भी कहा कि
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कहने का मतलब है कि एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति ने भी, अर्थात दोनों समितियों ने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक, साथ में कुछ और भी बातें कहा। अब देखते हैं क्या कहा। तो यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली बात है कि एल.एम. सिंघवी समिति क्या बोला था और पी.के. थुंगन समिति क्या बोला था। ध्यान रखिएगा, एल.एम. सिंघवी समिति क्या बोला था और पी.के. थुंगन समिति ने क्या कहा था। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पी.के. थुंगन समिति ने भी यही बात कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अर्थात दोनों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। ठीक है, अब देखिए, इसी दौरान एक और समिति बनाई गई। इसी दौरान गाडगिल समिति, अर्थात 1988 ईस्वी में गाडगिल समिति बनाई गई। गाडगिल समिति बनाई गई और इसने सॉरी, अभी एक बात, दो बात बाकी है, ध्यान रखिएगा। जो पी.के. थुंगन समिति बनाई गई थी, तो पी.के. थुंगन समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात की और कुछ सुझाव भी दिया था। ध्यान रखिएगा, पी.के. थुंगन समिति जो बनाई गई थी, पी.के. थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की और साथ में कुछ सुझाव दिया था। सुझाव यह दिया कि इसकी अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष होनी चाहिए और एक सुझाव और दिया, 6 महीने से ज्यादा स्थगित न किया जाए। स्थगित न किया जाए, 6 महीने से ज्यादा स्थगित न किया जाए। अर्थात पंचायत का अगर विघटन हो जाता है 5 वर्ष के अंदर, उस 5 वर्ष के अंदर अगर विघटन हो जाता है, विघटित हो जाती है, तो उसका चुनाव 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं। तो वही बात कर रहा है कि उसने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत का 5 वर्ष होनी चाहिए, 5 वर्ष के लिए, पहली बात। दूसरी बात, 6 महीने से ज्यादा उसको स्थगित न किया जाए। ठीक है, यह बात बोला था। अब इसके बाद आता है आपका कि इसी दौरान 1988 ईस्वी में गाडगिल समिति बनाई गई। गाडगिल समिति बनाई गई और इस समिति
और इस समिति ने एससी तथा एसटी को आरक्षण देने की बात की। आरक्षण देने की बात की। ठीक है। तो उसी दौरान 1988 ईस्वी में गाडगिल समिति बनाई गई और इस समिति ने एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात की। ठीक है। अगर हम देखें तो सीधा सीधा पीके थुंगन समिति, सब अभी ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के विकास में ही बातें चल रही हैं। ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था में कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन सी समिति बनाई गई, उस समिति ने अपना क्या क्या रिपोर्ट दिया और उसको रिपोर्ट को माना गया कि नहीं माना गया, ये सारी व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। ठीक है। तो इसी अगर देखें तो पीके थुंगन समिति और गाडगिल समिति के सिफारिश को 73वें संविधान संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ठीक है। तो कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि जो 1986 ईस्वी में, यहां से सुन लीजिएगा फिर से, 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई थी। उसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था और इस समिति के सिफारिश को मान लिया गया और लागू करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 1989 ईस्वी में, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसी के बाद 1988 ईस्वी में पीके थुंगन समिति बनाई गई और पीके थुंगन समिति ने भी जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी और साथ में यह सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होनी चाहिए। साथ में अभी कहा कि पंचायत में अगर उस 5 साल के दौरान अगर वह विघटित हो जाती है तो 6 महीने से ज्यादा उसको नहीं टालना चाहिए, अर्थात 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेनी चाहिए। यह 2 बातें उन्होंने कहा था। इसी के दौरान 1988 ईस्वी में गाडगिल समिति बनाई गई। गाडगिल समिति ने यह बात कहा कि एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात की थी और अंततोगत्वा दोनों समितियों के सिफारिश को, अर्थात पीके थुंगन के समिति के सिफारिश को और गाडगिल समिति के सिफारिश को मान लिया गया और मानने के बाद 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लाया गया और लाने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इस तरीके से इसका विकास की प्रक्रिया है। अब हम आगे आएंगे कि इसमें जो संशोधन है, अर्थात 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कैसे किया गया है और किससे संबंधित है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इसके बात करने के लिए हम अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और आपको यहाँ तक समझना बहुत जरूरी था कि
पंचायती राज व्यवस्था का क्या अर्थ होता है और पंचायती राज व्यवस्था का कैसे कैसे विकास हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन, जहां जहां हम क्वेश्चन का प्रारूप बताए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनता है, अच्छा खासा बनता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।